अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है और पहली इनिंग्स में जो खामियां नज़र आई थी, दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजों ने किसी हद तक सहारा फराहम किया अपनी बैटिंग को। और अगर ये कहा जाए कि बहुत उम्दा अंदाज में पाकिस्तान ने वो जो 490 रन का हदफ था उसका पीछा किया है। थोड़ी सी गलतियां आज भी हुई, लेकिन बावजूद उन तमाम गलतियों के टीम पाकिस्तान का कमबैक बहुत शानदार रहा। उसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों को। अगर और मगर क्रिकेट में नहीं होते हैं, लेकिन अगर मगर पर बात की जाए तो मिसबाहुल हक का कंट्रीब्यूशन अगर आज थोड़ा सा हो जाता तो टीम की सूरत हाल इस वक्त कदरे मुख्तलिफ होती और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोजीशन भी मुख्तलिफ होती। इसी तरह से यूनुस खान का जो आउट है, ये दो तीन चीज़ें अगर थोड़ा सा पाकिस्तान को और सपोर्ट करती तो पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच में निस्बतन मुख्तलिफ सूरत हाल में होती। आज हम बात करेंगे इस टेस्ट मैच की कारकर्दगी के हवाले से और साथ ही साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अपने वक्त के बल्कि तमाम वक्तों के ये मायानाज कैरेक्टर हैं, पूरी दुनिया के सुपरस्टार हैं। अगर तेज़ बॉलिंग की बात की जाए, किसी इनका नाम, इसका सबसे बड़ा हवाला है सरफराज नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ फरमा है साबिक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है कभी ग्लव्स थामते थे और आज ये सिर्फ इनके जो हाथ हैं वो तबसरा करते हुए हिलते हुए नजर आते हैं। अशरफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिग सैफ, कमबैक किया पाकिस्तान ने। नहीं, देखें, ये कमबैक तो आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको स्कूल बॉयज टीम समझा है। जिस तरह उन्होंने डिक्लेरेशन की, कल के 2 घंटे दिए, उसके बाद फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, हालांकि उनके 5 आउट थे। और मैं सोच रहा था कि ये अभी टी के आखिरी सेशन में 1 घंटा कम अज कम खेलेंगे और 570-80 का टारगेट देंगे, लेकिन उन्होंने 490 का टारगेट दिया। ये देखते हुए कि इनकी कोई इतनी बैटिंग में काबिलियत नहीं है, 2-3 बूढ़े लोग भी हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें उनको पता था कि स्टार्क जो जैसे बॉलिंग करता है शॉर्ट पिच और इस तरह की चीज़ें, बाकी तो दोनों बॉलर एवरेज बॉलर आप कहेंगे। ठीक है, हेजलवुड और बर्ड ना जी, जैक्सन बर्ड, बर्ड ये और हेजलवुड, ये तो ऐसे नॉर्मल बॉलर है, लाइन और लेंथ बस हेजलवुड रखता है जिसकी वजह से उसको विकेट मिलती है। साहब आप कहते हैं कि स्कूल बॉयज, लेकिन अगर हम ये भी कह लें कि स्कूल बॉयज हैं, लेकिन आप चौथी इनिंग्स की बैटिंग हमेशा मुश्किल होती है और ऑस्ट्रेलिया में और ज़्यादा मुश्किल होती है। जिस तरह की वो डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने 324 रन स्कोर कर लिए हैं और सिर्फ 7 विकेटें उनकी ज़ाया हुई हैं। नहीं, आप शुरू में देखें ना कि 2 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी और नोइंगली कि पार्टनरशिप ये जो पिच बनी हुई है गॉन वेरी स्लो, लो बाउंस। अब आप देखें, मैंने खुद गिने हैं 12 एज निकले हैं बैट से जो शॉर्ट ऑफ फील्डर स्लिपों में आगे गिरे हैं। तो इस तरह आप देख लें कि और हमारे जो बैट्समैन हैं वो भी ज़्यादातर फ्रंट फुट पे गए हैं। तेज़ पिचों पे आप इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे जा नहीं सकते और अगर एज निकले तो कैरी करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात है कि पिच स्लो हो गई है। उसके बाद इनको एडवांटेज था कि मिसबा को चाहिए था कि एक और पार्टनरशिप लगाता हुआ ताकि असद शफीक को जो नंबर 6 भेजते हैं वो भी अभी अच्छा खेल रहा है। और ये आमर का जो ये तो एक फ्लूक कहेंगे ना। नहीं, पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने स्कोर किया यार, उससे पहले भी इसकी इनिंग देख लें। ठीक है, ऊंची मार, इधर मार, आप सॉलिड बैट्समैन तो नहीं कह सकते। हाँ, सॉलिड बैट्समैन नहीं कह सकते। और एक पार्टनरशिप यहाँ लग गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिच में इतना ज़्यादा हवा नहीं था जो ये समझते रहे हैं कि ये होगा फलान होगा। तो उसके बाद जो गेंद उसको लगा, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ अजहर को, हाँ, अजहर अली को ऐसे जोल्ट हुआ उसको ऐसे करके। अच्छा। और वो दूसरी तरफ देखो, मुझे हैरानगी है कि यूनुस खान मजाक कर रहा है जैसे बॉक्सिंग में नहीं होता। हाँ। ऐसे ऐसे करके कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर आ रहा है कि नहीं, ये भी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो बड़ा ह्यूमरस सी बात है, लेकिन उसका चेहरा जो देखने में था, ही वॉज वरीड। ठीक है, अजहर अली वॉज क्वाइट वरीड, क्योंकि ये नीचे लगा ना। ठीक है, तो चलो उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। आप ये मैचेस सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, बल्कि ये डे नाइट है, जो डे नाइट नहीं होगा, आप उन मैचेस में भी सुबह उठ के मैच देखते हैं।
क्रिकेट के शौक में मैच देखते हैं या आपने चूंकि बाद में? नहीं जी, वो तो मैं मैच जब 8-9 बजते हैं तो फिर देखता हूँ। अच्छा। लेकिन उससे कौन अपना जल्दी उठे ये करे। अच्छा। मुझे तो कई चैनलों से ऑफर आती है कि सुबह आप आए। अच्छा। मैं कहा मुझे सजा ना दें। ये एक किस्म की सजा है। अभी एक चैनल के ऊपर रात 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम होता था, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। और मैं ऐसे कोई मकबूल टाइम हो तो फिर अच्छा, तो आप नहीं, उसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आप देखें सिलेक्शन ऑफ फास्ट बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। मिकी आर्थर तो कहता है बिल्कुल ठीक की है। नहीं जी, आप देखें मिकी आर्थर ने तो अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। अब थ्रू आउट देखें, पिछली सीरीज आप ले लें 2, 3, 4, उसमें सुहेल खान की मुझे बताएं कि बॉलिंग सबसे ज्यादा अच्छी नहीं रही। अच्छा, जब सुहेल खेलता है तो फिर आप कहते हैं ये उतना फिट नहीं है कि ये दूसरा स्पेल भी करे। एक कैच ड्रॉप हुआ है। ये फिटनेस काम किसका है? उसका अपना भी है, और जो फिटनेस के जो कोच लेके आए हुए आर्थर, अपने मुल्क से 2-3 जो चुमूने ले आया। चुमूने और क्या, उसके बाद जो बैटिंग कोच है वो भी आपका जिम्बाब्वियन। इस तरह ये बाहर का जो एक क्राउड बनाया हुआ है, उससे पहले आप देखें। लेकिन अजहर महमूद तो बड़ा अच्छा कोच है। नहीं, अजहर महमूद की बात छोड़ देना, ना तीनों में ना तेनों में, किसकी बात करने छोड़ो। मैं ये बात फिटनेस के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिटनेस पे आप देखें कि एबटाबाद में जब आर्मी के कुछ ट्रेनिंग कैंप लगा, इनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में जाके और फिटनेस काफ़ी बेहतर हो गई। ठीक है। और उसके बाद इनकी बैटिंग, बॉलिंग और ये सारी चीज़ें। अच्छा, नहीं, बात आपने शुरू की थी कि जो सिलेक्शन ऑफ फास्ट बॉलर्स है वो ठीक नहीं है। नहीं, आप देखें ना, 7 लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। हाँ जी। और आप 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा रहे हैं, और तीनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो राहत अली है, वो तो मैं कहता हूं कि ये न्यूजीलैंड की पिचों के लिए ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें जहां स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ही सूटेबल। ठीक है। उसमें दूसरा जो वहाब रियाज है, विकेटें जरूर मिलती हैं इनको, लेकिन ये अटैक नहीं करते। ठीक है। नियरिंग 100 रन पे 4 विकेटें पीस इन दोनों को मिली हैं, अमर को, और हर ओवर में 3 या 4 गेंद वाइड ऑफ साइड द ऑफ स्टंप। ठीक है। वहीं स्लिपें मिली हैं। इनको चाहिए विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें, बोल्ड भी करें, एलबीडब्ल्यू भी करें। इनकी कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। उसके बाद ये जो मैं बात कर रहा हूँ सुहेल खान कम अज कम क्लोजर टू द स्टंप्स और विद इन द स्टंप्स बॉल करता है। ठीक है। कमिस हो, एलबीडब्ल्यू बोल्ड भी हो, तो उसमें ये काबिलियत है। ठीक है। और एक चीज के राइट आर्म और लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन पेस में होना चाहिए। ठीक है। वहाब रियाज को आपने इतने 8 साल से रखा हुआ है, नया गेंद ही नहीं उसको करना आता। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कॉन्फर आती हैं। उसके बाद फिर बाबर आजम को आपने ऑस्ट्रेलिया में टॉप ऑर्डर में भेज दिया, जहां ज्यादा बाउंस है और ज्यादा चीजें पहली इनिंग में जो आपने देखने में आया है। तो असद शफीक को आप कभी नंबर 3 भेजते हैं, कभी नंबर 6 भेजते हैं, कभी 6। इस तरह ये कुछ सिस्टम सेट ही नहीं है ना। आपके ख्याल में मिकी आर्थर इन चीज़ों में अभी आपको नाकाम नजर आते हैं? अजहर खान साहब, सरफराज नवाज साहब का ये कहना है कि जो सिलेक्शन थी इस टेस्ट मैच के लिए फास्ट बॉलर्स की, तीनों लेफ्ट आर्मर्स खिला दिए गए, जो कि एक मुनासिब फैसला इनको नहीं लगता। आप समझते हैं कि वाकई इसका फ़ायदा हुआ ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, पहले तो मैं कहूँगा कि सरफराज नवाज साहब की जो सोच है, ऑब्वियसली वो एक बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स रहे हैं अपने ज़माने के पाकिस्तान के, और वो बड़े बारीक बीनी के साथ ये एवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। और जो उन्होंने कहा कि एक जो कॉम्बिनेशन है 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का, ऑब्वियसली जब बैट्समैन सेट हो जाता है तो उसको उस लेंथ का, उस लाइन का अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक ही तरफ से बॉल ने बाहर निकलना है, और बहुत कम है कि हमारे लेफ्ट आर्म बॉलर जो हैं अंदर आ जाए, अंदर ले आए। ठीक है। अब ऑब्वियसली जो कि सिचुएशन है और जो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर लेंथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाउंस आपको मिलता है, मगर जहाँ इस पिच का ताल्लुक है, बिल्कुल सरफराज नवाज साहब ने सही बात की है कि बॉल जो है वो बहुत स्लो आ रहा है और लो बाउंस हो गया है। जो इसमें पेस थी या बाउंस था वो बतदरीज कम होता गया है। ठीक है। तो नेचुरली पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए इन कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए रिवर्स स्विंग जो है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई।
वो उसकी वजह भी यही है कि पिंक बॉल है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसमें वो इंटेंसिटी या वो हार्डनेस नहीं होती कि बॉल जो है एयर में, इवन कि आप देखें कि 147 150 पर स्टैक बॉलिंग कर रहा है मिचेल स्टैक, मगर उसको भी हवा में वो मूवमेंट नहीं मिल रही। और ये पिच बहुत आसान हो गई है बैटिंग के लिए, और पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बेहतर मौका था कि मैं समझता हूँ उन्होंने ज़रूर उसको यूटिलाइज किया है। और इसमें जो पाकिस्तान के मेन बैट्समैन हैं अपार्ट फ्रॉम ओपनर अपना सनी असलम एंड मिसबाउल हक, हमारी बैटिंग ने उनकी बॉलिंग को डोमिनेट किया है और अच्छा स्कोर भी किया है। रन्स जब आपके ऑन बोर्ड हो जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। असद शफीक अभी तक बैटिंग कर रहे हैं और 72 और उसके साथ जो यूनिस की जो इनिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स, मगर उन्होंने पिच पर स्टे किया, पिच का अंदाजा किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की। मगर जिस तरह वो आउट हुए हैं दैट हैज रियली क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, सरफराज नवाज साहब से भी इस पर राय लेते हैं। वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट सामने आया था, आपको लगता है कि वाकई कमबैक पाकिस्तान ने किया है? सरफराज नवाज साहब का ये मानना है कि पिच स्लो हुआ थोड़ा, उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को हुआ इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ, माशाल्लाह जो भी बात करते हैं भाई नपी तुली करते हैं। आज तो आप इंजॉय करेंगे, काफ़ी अरसे बाद सैफ साहब से मुलाकात। यस, मैं तो बहुत अरसे बाद मिला हूँ। मुझे विवियन रिचर्ड का जो कैच एडलेड में किया था डाउन द लेग साइड, विवियन रिचर्ड हैरान हो गया कि मैं तो ग्लांस किया कि चौके के लिए, अच्छा तो अशरफ अली खान ने कैच किया हुआ, तो वो अभी भी मुझे याद है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। तो इसमें ना जहाँ तक पिच की आप कह रहे हैं और जो पिंक बॉल है उसका लेदर चेंज हुआ है, लेदर पिंक कलर का है, तो और उस पर जो पॉलिश होती है ना वो पिंक कलर की है। और थोड़ा सा ना मुझे ग्राउंड भी थोड़ा बहुत हैवी लग रहा है। अच्छा, देखें बॉल ना ट्रेवल नहीं कर रहा, हालांकि ये स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और स्ट्रोक्स लग रहे हैं पिच पे। आउटफील्ड स्लो लगता है जी हाँ, मुझे आउटफील्ड भी उसके बाद जैसे आपने कहा है कि गेंद सॉफ्ट हो गया है, जी जी जी, तो हिट मारेंगे तो वो हार्डनेस नहीं है, इसलिए वो चौके कम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो और ये पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनके मिजाज के मुताबिक इस वक्त जो पिच है और जो पिच का बिहेवियर है वो वैसा है जैसे पाकिस्तानी पिचेस मिलती हैं हमें। ठीक है। और इसमें इन्हें रन्स करने चाहिए, और जैसे कि आपने खान साहब ने भी बताया कि 2-3 बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और उन्हें ज़रा सा लंबा खेलते तो लाजिम बात है कि हम फतह के और नजदीक पहुंच सकते थे। मार्जिन कम, अगर फर्ज कर लें हमें शिकस्त भी होती है तो मार्जिन कम हो जाता है। और असद शफीक अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इन्हें बिल्कुल अब दोनों एंड अपने हाथ में रखने चाहिए क्योंकि आगे विकेट्स नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि अपने हाथ में रखें और लास्ट बॉल जो नेक्स्ट ओवर है आप खुद खेलें जितनी मैक्सिमम बॉल। एक 2 ओवर रह गए और टेस्ट मैच ज़ाहिर तीसरे दिन तक आखिरी दिन तक जाता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने माहिरीन से पाकिस्तान पर मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, और यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर हम सरफराज नवाज साहब से, अजहर खान साहब से और अशरफ अली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। हमारे साथ हैं सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, ये जो पिच है, अशरफ अली साहब ये कहते हैं कि अब ये इसका रवैया ऐसा हो चुका है कि ये बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी पिचेस का रवैया होता है कि आप बैटिंग फ्रेंडली हो जाती हैं पिचेस। आपको लगता है कि वाकई बैटिंग के लिए निस्बतन आसान हो गई है पिच? देखें, चौथे दिन का जब खेल शुरू हुआ है तो उसमें तो काफ़ी आसान पिच लगी है और उसमें उतना ऑफ द विकेट बाउंस नहीं था। जैसे देखा है कि 10-12 एज निकले हैं, कैरी नहीं किए, आगे गिरते रहे, तो वाजह है बैट्समैन के लिए आसानी है एडजस्ट करने के लिए। और उसके बाद जो बाउंस भी है वो भी बड़ा शॉर्ट से करना पड़ता है और बैट्समैन के पास वक्त होता है छोड़ने का भी। ठीक है। तो ये मुश्किलात जो आगे से गेंद ऊंचा आता है बैट्समैन के लिए कम हो गई हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि पहली इनिंग में जो कैच छोड़े हमने, कैच ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े हैं, देखें 300 कुछ रन हो गए ना, 330 हो गए। तो अगर ये कैच ना छोड़ते तो हालात मुख्तलिफ होते। तो कैचेज विन मैचेज, ये तो देखो शुरू से बातें आ रही हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ये ज़रा हल्की है, उतनी अच्छी नहीं है सिवाय मिचेल स्टैक के। नहीं, उसका माना कर लें अपना वहाब रियाज से स्पीड वाइज, ठीक है, लेकिन स्टार्क इज मच बेटर बॉलर। वहाब रियाज की तो मुश्किल उसको पड़ी हुई है अपने रिदम की, रन अप की, जो विकेट के ऊपर, फिर पिछली इनिंग में 2 उसको वार्निंग मिली है,
फिर वो राउंड द विकेट चला जाता है। एक कंसिस्टेंसी जो आ जाती है बॉलर को, वो फिर उसमें रहती नहीं है। वार्निंग मिले तो फिर उसको बाहर निकलना पड़ता है, वो फिर आदमी वेवर्ड हो जाता है। दूसरा क्रीज का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाइडर ऑफ द क्रीज से तमाम बॉल करेंगे और ज्यादातर गेंद आप करेंगे और मिडल लेग के बाहर गिरेगा। ठीक है, जो मिडल में गिरेगा वो ऑफ स्टंप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एलबीडब्ल्यू का बड़ा रिमोट चांस है आपका। ठीक है। तो महदूद वसाइल महदूद हो गए फास्ट बॉलर के। उसके बाद राहत का देख लें, राहत की पेस नॉर्मली है जैसे हेजलवुड की है, 130-35 पे 35-40 के नजदीक। हाँ ठीक है, लेकिन हेजलवुड की लाइन और लेंथ अच्छी है। ठीक है, वो आके सीधा ऑफ स्टंप के और मिडल और ऑफ पे गेंद या थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर रखता है, उसको वहां का तजुर्बा ज्यादा है। ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो राहत है, ये न्यूजीलैंड की जैसे पिचें थी, वहां स्विंग बॉलिंग का इसको ज्यादा तजुर्बा है। ठीक है, इसको आपने आखिरी मैच में निकाल दिया। हाँ दूसरे टेस्ट पहले मैच में इसने एक इनिंग में 4 विकेटें ली है, तो उसके बाद एकदम आप जब बॉलिंग ही अच्छा, इसके पीछे क्या सोच नजर आती है आपको किसके कि एक बॉलर एक टेस्ट मैच में खेलता है, अगले में नहीं खेलता? ये देख लें, उससे पहले कोई हमाद बाट है, हाँ अमाद भट्ट, उसको इंग्लैंड लेके गए हैं, उसके बाद उसका पता ही नहीं है। इस तरह बेशुमार बैट्समैन भी बॉलर भी तबाह किए हैं। अब रिजवान को किस तरह आप सेलेक्ट करते हैं? सर वो टीम मैनेजमेंट के मुताबिक, सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक वो एक बड़ा अच्छा टीम मैन है, बड़े जोश और जज्बे के साथ प्रैक्टिस सेशन में खेलता है, बड़े मोटिवेशन के साथ खेलता है, सबको मोटिवेट करके रखता है, और जब उसको चांस दिया, कभी कभार जब उसको मौका मिलता है तो उसको टीम में भी शामिल कर लिया जाता है। यार दर्जनों चांसेस उसको मिले हैं ओडीआई में, टेस्ट मैचेस में, क्या परफॉर्मेंस है। अब मुझे अफसोस है कि इंतजाम अपना बड़ा नेक पाक ऐसे दाढ़ी और नमाजें ये वो, इस कमीने को मुझे बताएं कि इसको शर्म यार इसमें नहीं, इसको शर्म नहीं आती कि रिजवान को सिलेक्ट किया, तो कैसे किया? जब कप्तान कहे जी हमें चाहिए, कोच कहे जी हमें ये खिलाड़ी, हमने और भी परफॉर्मेंस उसको क्यों बताएं? परफॉर्मेंस ये रिश्तेदारी है, दोस्ती जानी है, आप कैसे बर्दाश्त किसके साथ दोस्ती हो सकती है सर? क्या उसकी किसके साथ दोस्ती हो सकती है? तो कैसे? इंजमाम साहब मुल्तान से लाहौर में रहते हैं, वो पेशावर। और मुझे आप बताएं टीम में कैसे आता है, आप उसकी परफॉर्मेंस मुझे बताएं क्या है? जब वो टीम में आया था उस वक्त उसने कायदे ट्रॉफी में परफॉर्म किया था। ओ यार कायदे आजम ट्रॉफी में तो 20 आदमी ने परफॉर्म किया हुआ है, 300 रन किए हैं। वो आलम का क्या नाम है? फवाद आलम। उसने 300 रन 200 रन किए हैं। उसके अलावा और कई प्लेयर हैं, उन्होंने स्कोर किए हुए हैं। तो आप क्या बात करते हैं? सलमान बट ने किए हैं अभी, उसका कामरान अकमल सबसे ज्यादा 1000 से ज्यादा रन कर गया। तो आप कह रहे हैं, और वो विकेट कीपर भी है। विकेट कीपर भी है। अच्छा, आपके ख्याल में रिजवान की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं होती टीम? मैं एक चैनल पे सुन रहा था, बासत अली पीसीबी का आदमी है ना, हाँ जी, वो हैवीली क्रिटिसाइज कर रहा था कि रिजवान की सिलेक्शन कैसे हुई है। अब पीसीबी उसके ऊपर पूछे ना, शौकत बाकियों को तो ऐसे देता फिरता है। उसके बाद जो अच्छा, बहुत अरसा हुआ, उसके बाद आपको भी कोई शौकत नहीं उसका विमेन टीम जो है, हाँ, कहाँ जाके नहीं हारी। इंग्लैंड हारी बुरी तरह, न्यूजीलैंड हारी, इस तरह इंडिया में भी जाके हारी। तो और उसको आपने कोच बनाया हुआ है। उसके बाद शायद ये अंडर 19 या किसी और का भी बन के कोच या मैनेजर गया हुआ था। अंडर 19 का नहीं गया था, अंडर 19 जूनियर सिलेक्शन कमेटी के वो चीफ हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह है, और पाकिस्तान ए टीम के साथ इंग्लैंड के टूर पे गए थे। उसके बाद फिर वो वुमेन्स टीम के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड का और हाल ही में थाईलैंड के मोतसम रशीद को तो निकाल दिया ना, हाँ जी, कि उसने विमेन की टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। इसको अब गले से लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि ये शकील शेख का आदमी है। कौन? ये बासत अली पे आ गया है। बासत अली कराची, शकील शेख इस्लामाबाद। यार जब पिंडी में जुआ माफिया आ गया था ना, हाँ जी, बासत ने बयान दिया था कि ये सियालकोट की टीम जुए की वजह से मैच आ रही है, इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। तो शकील शेख ने मेरे सामने बासत को कहा कि यार तुम्हें मैं बोर्ड में जवाब देता हूँ, खामोश हो जाओ। इसने मुंह ऐसे खामोश। तो लेकिन अभी आप खुद कह रहे हैं कि वो बोर्ड का होने के बाद उसने हैवीली क्रिटिसाइज किया है उसके सिलेक्शन के ऊपर। नहीं, ये तो अब एक चीज वाजिया है कि रिजवान की परफॉर्मेंस ही नहीं।
मेरा ख्याल है खान साहब ने भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं कि वो कैसे सिलेक्ट हुआ। अच्छा, ये वैसे खान साहब आपको भी सुनते रहते हैं, रिजवान की सिलेक्शन के ऊपर आपने बात की थी। देखिए, आपके ही प्रोग्राम में इंग्लैंड के टूर पर हाँ, ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस हुई थी कि जब आप मिडिल ऑर्डर में किसी को भी खिलाते हैं तो उसकी पहले स्पेशलिस्ट जॉब होती है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अब नेचुरली मोहम्मद रिजवान जो है उसको अगर आप सेकंड विकेट कीपर लेके जाते हैं और मिसबाउल हक टीम में नहीं आता बिकॉज ऑफ एक मैच बैन हुए थे और उनके ससुर की इंतकाल भी हो गया था जिसके लिए उन्हें वापस आना पड़ा। तो उनकी जगह जब एक आदमी खेला है तो वो कौन खेला है? वो रिजवान खेला है। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं उन्होंने कहा कि अगर हम रिजवान को ना खिलाते और हम ऊपर से शर्जील खान को बैटिंग के लिए भेजते तो हमारा तमाम कॉम्बिनेशन जो था खराब हो जाता। जिसमें सरफराज नवाज साहब ने जिक्र किया अभी नंबर 3 पर असद शफीक का और नंबर 6 पर और नंबर 3 पर उसकी आने की वजह से असद शफीक की आपके लिए मिडिल ऑर्डर में रिजवान को खिलाना जो था वो क्या मजबूरी था या पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के लिए सही था या उसकी वो जगह बनती थी? ठीक है। अगर मुझे आप एज ए सेकंड विकेट कीपर टीम में लेके जाते हैं तो मैं तभी खेलता हूं जब विकेट कीपर जो है वो नहीं अनफिट होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब ये है कि अगर आपके पास जब आप टीम लेके जा रहे थे तो आपको पता था कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास बेंच पर कोई नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ शर्जील खान जो था वो था, बट ही वाज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो अब ये सोच होनी चाहिए थी सिलेक्शन कमेटी की कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता में जरूरत पड़ती है तो मिडिल ऑर्डर में हम किसको डालेंगे? ठीक है। दैट वाज द आंसर व्हिच हैज नॉट बीन गिवन टू द क्रिकेट फ्रेटर्निटी। ये पहले भी आपने बात की थी। इसका मतलब ये कि सरफराज नवाज साहब आपको सुनते रहते हैं कि आपने रिजवान के सिलेक्शन के ऊपर जो है वो सवालात उठाए। आपको लगता है वाकई जो सरफराज नवाज साहब ने कहा कि मोहम्मद रिजवान की सिलेक्शन ये सवालिया निशान है इस स्क्वाड में और इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए और सिलेक्शन कमेटी को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको ना जितने भी चांसेस मिले थे इसको परफॉर्म करना चाहिए था ताकि जितने लोग बातें कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनके मुंह बंद हो जाते। लेकिन बदकिस्मती कहने कि हालांकि वो उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन उसके इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना है और जो कि वो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट जो है ना एक लॉबी काम कर रही है। और लाजिम बात है अगेंस्ट लॉबी क्या है? जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर तो हक़ाइक़ के मुताबिक खुदा का खौफ। इसका मतलब ये है कि सरफराज नवाज साहब उसके मुखालिफ। लाजिम बात है अगर नहीं अजहर खान साहब ने कुछ सवालात उठाए तो वो उसके मुखालिफ है ना। हाफिज साहब ये मुखालिफ लॉबी नहीं होती आदमी, ये हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू होती है। पॉजिटिव कहने चले पॉजिटिव तनकीद, मस्बत तनकीद, तमीरी तनकीद, जिससे किसी एक खिलाड़ी को मौका मिले। एक प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है वक्फे। हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस। दूसरा जाने से पहले एक मैं बात कर लूं जी कि जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्टर बना देंगे तो सिर्फ आपको उसका बयान याद होगा, अखबारों में वाज़ेह छपा था कि मेरा कराची के जो प्लेयर है बात ही नहीं सुनते और इसने बयान भी दिया, बोर्ड को भी शिकायत की। तो आदमी की कैपेबिलिटी नहीं है कि इस लेवल पे आने की। और ये ठीक है, दूसरा रखा हुआ है अपना एक और। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं तौसीफ की सिलेक्शन के ऊपर। तौसीफ की सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन पर एक सवाल उठा है, इस पर भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से अभी हम बात करेंगे इस टेस्ट मैच पर। वापस आते हैं और सरफराज नवाज साहब, अभी 140 रन लगभग पाकिस्तान को चाहिए, 139-40 रन। आपको लगता है कि एक अच्छी पोजीशन है, मुस्तहकम है और पाकिस्तान कुछ एक मोजाती कारकर्दगी दिखा सकता है? नहीं, देखें स्कोर अगर आप देखें तो मैं कहूँगा कि मोर देन ए डिसेंट स्कोर। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त स्कोर ये किया है दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में भी अगर ऐसी बात होती तो बड़ा अच्छा कंटेस्ट हो सकता था। ठीक है, लेकिन उसमें अभी 140 रन जो इतने हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त। तो बस ये आप समझ लें इतना आसान नहीं। और उसके बाद जो टेल एंडर वहाब रियाज है वो भी अपना अगर 30-40 करेगा फिर कंसंट्रेशन लूज होगी। ठीक है, तो इस तरह कैपेसिटी इतनी होती है ना। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी 70-80-90 करेगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ से बैट्समैन ठहरा हुआ है, पार्टनरशिप बनेगी। तो ये एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, उसमें कंसंट्रेशन वो नहीं है। ठीक है।
दूसरी हम जो बात कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी की, अच्छा, उसमें आप देखें कि ऐसे चमचे कच्छे यार ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें, देखें। बोर्ड ने लगाए हैं, बोर्ड ने लगाए हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आप इनकी इंजमामुल हक साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान सजा याफ्ता? खत्म कर दें सरफराज नहीं साहब? उस नहीं, बात खत्म को कैसे कर दूं मैं? आप हर दूसरे दिन ये मौला बात कयूम की अपना चीजें सामने पड़ी हुई हैं बोर्ड के अंदर दफ्तर में। ये जो नजम सेठी है ना, खुद ये क्रिमिनल, नवाज शरीफ ने इसको, आपको कोर्ट ने मना किया हुआ? नहीं नहीं, वो कोर्ट को छोड़े, मैंने जो लिख के दिया वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने एंटी स्टेट एक्टिविटी पे गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर पाक फौज के खिलाफ इसने बगावत की, गिरफ्तार हुआ। 9 माह पाक फौज ने इसको हैदराबाद जेल में रखा। और उसके बाद फिर अभी FBI ने इसके ऊपर एक केस हुआ है, 10 करोड़ का इसने फ्रैल लिया है, वहाँ पे अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मैंने भी लेटर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें। और कल देखें हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में गया हुआ था, वहाँ जज साहब के सामने वाजिया चीजें आई हैं, करप्शन भी है इनमें, शकील शेख का भी नाम आया करप्शन के अंदर। शेख साहब ने क्या करप्शन किया? पता नहीं, अब वो बताएंगे ना क्या किया। अच्छा, और उसके बाद ये सारी चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं। तौसीफ अहमद फैसल जो अपना क्रिकेटर है कराची का, उसकी लड़ाई का आपको पता ही है। और दूसरे प्लेयरों ने भी इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, इसको कहा कि निकल जाओ स्टेडियम से। ये आपका बोर्ड का सिलेक्टर है। उसके बाद अजातुल्लाह वासी का देखें कि 15-20 टेलीफोन उसको दिए गए, सुनते जाएं। अच्छा, कुछ साल पहले की बात है, इन सबको पता है, बोर्ड के पास मौजूद है। वो इसने बजाय प्लेयरों को देने के भेज दिए। और यार ये चोरों का टोला अब सारा आया हुआ है, तो किसको लगाएं फिर? उसके बाद दूसरों का आप देख लें। अच्छा, आपके ख्याल में वसीम हैदर, वजातुल्लाह वासी, तौसीफ अहमद, इंजमामुल हक ये सिलेक्शन कमेटी के नहीं, काबिल? मैं ये कहता हूँ क्रिमिनल, जुआरिये, करप्ट, ये सारे PCB ऑफिशियल में भरे हुए हैं। अच्छा, फिर आपके ख्याल में बाहर से लोगों को बुला लेना चाहिए? 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है अपना नजम सेठी के दौरों के ऊपर, उसको सवाल भी हुए हैं। तो दौरे वो ना करें तो कौन करे? उसके बाद ये 32 दौरे इसने किए हैं सुभान ने। ये क्लर्क नुमा आदमी CO जो बना हुआ है, इसका काम है कि बोर्ड में बैठे। उसके बाद फिर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दे दिया गवर्निंग बोर्ड ने कि जहां टूर हो, हर गवर्निंग बोर्ड का मेंबर इंक्लूडिंग हिज वाइफ विल टूर। वो शहरयार ने अभी रोका हुआ है उसको। ये देखो इस तरह की बेशर्मी और करेक्टरलेस लोग आए हुए हैं। उसमें मुझे आप बताएं कोई टेस्ट प्लेयर है गवर्निंग बोर्ड में? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैच पे वापस आ जाए। मैच पे आ जाए, मैच पे आए नहीं, मैच पे थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि इन्होंने ना, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बहुत ही वीकेस्ट क्या ना टीम समझ के जो डिक्लेरेशन किया है ना, अर्ली कर दिया है। वरना ये इनके पास 490 अर्ली है। बात तो सुन लेना यार खान साहब, अभी तो टाइम ही था, लेकिन इन्होंने जो 490 किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ डिक्लेरेशन चौथी इनिंग्स में, सुन तो लेना, अभी तो टाइम है ना, अभी 2-2.5 दिन है आपके पास, अभी 2.5 दिन है, तो उसके लिए टाइम तो बहुत था। लेकिन इन्होंने जो देखा ना कि पाकिस्तानी टीम ने फर्स्ट इनिंग में जो इन्होंने किया है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम इन्होंने अब बस जल्दी सेकंड इनिंग है, तो इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन इन्हें पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि इनका कोई पता नहीं होता है कि कब रन कर जाए। तो लिहाजा अब वो जम गए हैं, और इंशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि हम फतह कोई जो जानिब कामजन है हम। तो इंशाल्लाह देखें, अगर ये हिम्मत करते हैं, जितनी भी हिम्मत करते हैं, और एक बहुत अच्छी इन्हें प्रैक्टिस मिल रही है नेक्स्ट टेस्ट मैचेस के लिए, तो इन्हें एतमाद भी बेहतर होगा। एतमाद मोर देन डिसेंट कहा है बिग साहब ने कि मोर देन बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा जी अजहर भाई, अफसर बहुत जबरदस्त कमबैक है, और चौथी इनिंग पे नेवर से डाई एटीट्यूड। अब जिस तरह से पाकिस्तान टीम की बैटिंग ने निचले आपके जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने जिस तरह परफॉर्म किया है ना, और अभी तक कर रहे हैं, जिसमें असद शफीक की इनिंग बहुत अहमियत की हामिल, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मोहम्मद आमिर एंड वहाब रियाज, इससे जो एक हवा था ना ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का कि ये बहुत जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है और पाकिस्तान बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करेगी, इस इनिंग से पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत एतमाद मिलेगा। और आने वाले मैचेस में पाकिस्तान की टीम के जो ड्रेसिंग रूम में एक
थोड़ी सी जो एक एतमाद आ जाएगा, रेजिलेंस, एतमाद, डिटर्मिनेशन, जोश पड़ेगा और वी कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। ठीक है। और जब 490 को आप इस लेवल पर जब आप चेस करते हैं तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ, पाकिस्तान की बैटिंग में एक फाइटिंग स्पिरिट वो अब नजर आई है। और मैं समझता हूं कि आज के मैच के बाद जब कल अगर जो दिन शुरू होगा वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन होगा, इसलिए नहीं कि अभी भी 120-25 रन पड़े हैं, मगर पाकिस्तान टीम ने एक थरथली जो है ना वो मचा दी है ऑस्ट्रेलिया के कैंप। देखो ये आपको लगता है कि वाकई जिस तरह अजहर खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से ये 361 अब तक रन हो चुके हैं, ये ड्रेसिंग रूम पर इसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ सकता है? नहीं, देखें कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना, और दूसरी टीम का जो ओपोनेंट टीम है वो भी अब परेशान होगी कि इन्होंने चौथे इनिंग में इतना स्कोर कर दिया और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाएं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर, उनके पास स्मिथ, वार्नर के अलावा कोई उस्मान ख्वाजा नहीं, ख्वाजा का तो मैं आपको बताता हूँ ना, उसको ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर सही लगा दें वो स्कोर नहीं कर सकेगा। ही हैज नो आइडिया अगेंस्ट स्पिन। मैंने उसके पहले मैच औरों टीमों के भी खिलाफ देखे हैं। सबसे जो गलत हुई है बॉलिंग के अंदर कि यासर शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ना उसने अच्छी लाइन और लेंथ की है। और भाई आप मिडिल और लेग पे बॉलिंग कर रहे हैं। शैन मोहन ने भी कहा कि ये बड़ा लर्नर अच्छा नहीं है, स्लो लर्नर है, इसको पता ही नहीं चला। लेग स्लिप, शॉर्ट लेग, मिड ऑन उधर रखी हुई है शॉट, और 3 और बार फील्डर, 5 फील्डर, 6 आपके लेग पे ही हैं। वो आप राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए आप जैसे यहाँ ओवर द अराउंड द विकेट आके कौन सी टीम थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, वहां से टर्न होकर बोल्ड होते रहे हैं, उस एंगल पे तो बॉलिंग करो। लेग ट्रैप क्यों बना रहे हो? वहां से अगर गेंद टर्न हो जाए तो बोल्ड होने का चांस है। एलबीडब्ल्यू, बैट पैड अगर थोड़ा सीधा रह जाए तो स्लिपों में जाने का, कॉर्ड में का चांस है। इसने ये चांस ही नहीं लिए। इसके आप ओवर निकाल के देखें कि लेग ट्रैप दूसरी इनिंग में भी वही, हालांकि इतना गेंद टर्न हो रहा था। ठीक है। तो उसके बाद लियोन का देख लें, इतना ब्रेक हो रहा है। तो ये कुछ मैं कहता हूं कि बाहर कोच बैठे हुए हैं, टी टाइम है, लंच है, डिनर टाइम है, आप उनको बताएं कि भाई आप लेग ट्रैप बना के लेना क्या चाहते हैं। ठीक है। आपके ख्याल में बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, अदर खान साहब, अशरफ अली साहब, आप तशरीफ़ लाए और अपने कीमती ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा कम बैक किया जी। हमारे माहिरीन इस पर मुत्तफ़िक हैं कि इसका आने वाले टेस्ट मैचेस में टीम की कारकर्दगी पर एक मस्बत असर ज़रूर पड़ सकता है, और उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी ये ज़रूर अंदाज़ा होगा इस इनिंग्स के बाद पाकिस्तान की कि टीम में इतनी सलाहियत पाकिस्तान की मौजूद है कि वो कम बैक किसी भी वक्त कर सकती है। और एक मतलब फिर पाकिस्तान टीम ने जो एक गैर मुतवक्का कारकर्दगी दिखाने के हवाले से शोहरत रखती है, उसका एक मतलब फिर सबूत दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है इसी दुआ के साथ कि कल वाला दिन और आज का जितना खेल बाकी है, पाकिस्तान के बल्लेबाज इसी तरह से खेल का मुजाहरा करते रहें। और अब तो वो शिकस्त का, जो बड़ी शिकस्त का खौफ था, उससे तो निकल चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ एक गैर मामूली चीज़ हो जाती है तो उस पर तो यकीनन सिर्फ खुशी की जा सकती है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।